यूनिट नंबर 5 पढ़ रहे थे। यूनिट नंबर जो 5 थी उसमें 2 चैप्टर्स थे। पहला जो चैप्टर नंबर जो 9 था वो था विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। और अब इसमें अगला जो चैप्टर है यूनिट नंबर 5 का वो है 10वां चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा के नाम से। ये जो यूनिट थी ये 7 मार्क्स की है मैक्सिमम, और इसमें अपन जो चैप्टर पूरा कर चुके थे, ईएमआई वाला चैप्टर पूरा कर लिया। अब जो चैप्टर अपन शुरू कर रहे हैं वो है प्रत्यावर्ती धारा। अब ये जो चैप्टर नंबर 10 है इसको शुरू करने से पहले कुछ एक सामान्य चीजें आप जान लो जो कि इस चैप्टर में काम आएगी, उसके बाद ही अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो जो जनरल पॉइंट्स है क्या क्या है देखो, इनको आप जान लें क्योंकि अब बार बार यूज आएंगे। जैसे नंबर 1 साइन ओमेगा टी है। नंबर 1 जैसे अगर आपको औसत मान निकालने हो, आपको पता है साइन और कोस इस प्रकार से परिवर्तित होते हैं, समय के साथ आवर्ती रूप से इस प्रकार चलते हैं, यानी निरंतर इनके मान में परिवर्तन आता है। दिशा है, परिमाण है, दोनों ही इसमें निरंतर चेंज होते हैं। साइन और कोस के लिए ग्राफ अगर अपन देखें तो यहां मैं क्या देख रहा हूं, जैसे साइन ओमेगा टी है, अगर मुझे इसका औसत मान लेना है तो औसत निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा कि एक पूर्ण चक्र के लिए औसत निकालना। जैसे मान लो पूर्ण एक चक्र यहां कंप्लीट होता है भाई, यहां इस कैपिटल टी समय पर, अगर यहां कैपिटल टी समय पर इसका एक पूर्ण चक्र कंप्लीट हो रहा है तो देखिएगा आप क्या करें, 0 से टी तक समाकलन कीजिए इसका साइन ओमेगा टी का, फिर अपोन में 0 से टी तक यह है dt। जब आप इसको हल करते हैं तो ये मान आता है 0, यानी कि साइन थीटा का, यो कह सकते हैं साइन ओमेगा टी का एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान क्या होगा, 0 होगा। फिर नंबर 2, अगर साइन के स्थान पर अगर कोस है तो देखिए कोस ओमेगा टी, उसके लिए भी ऐसे ही औसत निकालने के लिए 0 से टी तक समाकलन कोस ओमेगा टी dt अपूर्ण में 0 से टी तक dt। इसको भी जब हल करते हैं तो मान कितना आएगा, 0 आएगा। नंबर 3, अगर ये स्टेप ऐसे दी हुई है साइन 2 ओमेगा टी है, अगर इसका औसत देखिए, औसत या एवरेज को अपन ऊपर बार का निशान लगा के शो कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आप क्या कर दीजिए 0 से लेकर के टी तक, एक पूर्ण चक्र के औसत की बात कर रहा हूं मैं। अगर ये कहे अर्ध चक्र के लिए, भैया एक चक्र पूरा हो रहा है, यहाँ अर्ध चक्र हो रहा है, तो आप क्या करेंगे 0 से t/2 तक समाकलन कर देंगे, 0 से t/2 तक, नहीं तो t/2 से क्या करेंगे t तक। जो मान पूछा गया हो उसके लिए अपन निकाल सकते हैं। तो देखिए साइन 2 ओमेगा टी का 0 से t तक साइन 2 ओमेगा टी dt अपोन में 0 से t ये dt, इसका भी मान होता है 0। नंबर 4, अगर कोस 2 ओमेगा टी है तो इसका मान भी क्या होगा, 0 होगा, 0 से t तक साइन, सॉरी अब आएगा कोस 2 ओमेगा टी dt अपोन में 0 से t तक dt इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू प्रूफ की जा सकती है, प्रूफ करते भी है, इजी है प्रूफ करना इनको। तो अब देखिए नंबर 4 तक अपन ने जान लिए हैं। नंबर 5 को मैं यहां लिख रहा हूं, अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, इसके औसत का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए ये होगा 0 से t तक साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt अपोन में 0 से t तक ये dt, इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो ध्यान रहे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत क्या होता है, हाफ। एंड नंबर 6, अगर कोस स्क्वायर ओमेगा टी हो और इसका औसत निकालना हो तो आप करेंगे 0 से t तक कोस स्क्वायर ओमेगा टी dt अपोन में 0 से t तक dt, इसकी भी वैल्यू होती है हाफ।
तो ये जो 6 वैल्यूज हैं ये आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग से याद रखनी है। अगर ये 6 वैल्यूज अगर अपन को याद है तो ये चैप्टर आपके लिए स्टार्टिंग में इजी रहेगा। तो ध्यान रहे साइन और कोस के एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान क्या होते हैं? शून्य होते हैं। साइन 2 ओमेगा टी, कोस 2 ओमेगा टी, इनके भी एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान शून्य होते हैं। साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, इनके पूर्ण चक्र के लिए औसत मान 1/2 यानी कि हाफ होते हैं। बस इसी कॉन्सेप्ट को अपन को ध्यान रखना है। और फिर अब अपन इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आप इनको नोट कर लीजिए क्योंकि इनका अपन बार बार उपयोग करेंगे। इनको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स हल करने में और बहुत सी जगह उपयोग होगा ही इनका। तो यहां आप इसे नोट कर लीजिए। अब अपन अपने चैप्टर को शुरू करते हैं जो कि चैप्टर नंबर है 10। इसके बाद और देखो इनको अपनी बुक में प्रूफ भी किया हुआ है, इजीली आप इनको प्रूफ कर सकते हैं और जहां आवश्यकता पड़ेगी अपन डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं। तो देखिए अब जो चैप्टर अपन शुरू कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, या शॉर्ट में अपन इसे कहते हैं एसी। ये चैप्टर नंबर 10 अपन शुरू कर रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, या अपन इसे क्या कहते हैं? शॉर्ट में एसी कहते हैं। तो देखिए इसकी बेसिक शुरुआत अपन करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें विद्युत धारा की। विद्युत धारा होती क्या है? किसी भी चालक में आवेश के सतत प्रवाह की जो दर है वो विद्युत धारा कहलाती है। किसी चालक में आवेश के सतत प्रवाह की दर को अपन विद्युत धारा कहते हैं, जो अपन पहले विद्युत वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहां परिभाषा की आवश्यकता है नहीं। विद्युत धारा दो प्रकार की है। देखिए विद्युत धारा के दो प्रकार हैं। पहला जो विद्युत धारा का प्रकार है वो है दिष्ट धारा, या इसे कहते हैं डायरेक्ट करंट, या इसे शॉर्ट में अपन कहते हैं डीसी। दिष्ट धारा होती क्या है? जो अपन बैटरी या सेल से जो धारा प्राप्त करते हैं वो दिष्ट धारा होती है। यानी कि ऐसी धारा जो समय के साथ जिसकी दिशा नियत रहे वो धारा कहलाती है दिष्ट धारा। दिष्ट धारा के लिए आवर्ती शून्य होती है। और दूसरी जो धारा होती है वो है प्रत्यावर्ती धारा, यानी ऐसी धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से, आवर्ती नहीं कह रहा हूं मैं, आवर्ती रूप से, फिर से क्या कह रहा हूं, आवर्ती रूप से परिवर्तित हो। देखो दो शब्द आते हैं, एक तो आता है जैसे आप लिखते हो आवर्ती, तो ये शब्द नहीं बोल रहा हूं मैं, ये वाला शब्द बोल रहा हूं आवर्ती, ये वाला शब्द। तो आवर्ती रूप से अगर समय के साथ परिवर्तित हो रहे हैं, यानी जो धारा अपने कारखानों और घरों में जो आती है वो है प्रत्यावर्ती धारा, उसे अपन कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो पहले अपन इनके प्रकारों को जाने। तो देखिए भाई मैंने दो प्रकार पहला बताया है दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट या डीसी। ये होती क्या है? समय के साथ जिसमें दिशा नियत रहे, शॉर्ट में ऐसे लिख दो, समय के साथ दिशा नियत रहे, यानी वह धारा जिसमें समय के साथ क्या रहे? दिशा नियत रहे। अगर दिशा नियत है तो इसका मतलब इस धारा के लिए आवृत्ति का मान क्या है? शून्य है। इसका मतलब इस धारा के लिए आवृत्ति का मान क्या है? शून्य है। दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। ये धारा भी फिर दो प्रकार की है। नंबर एक नियत डीसी, या यूं कह सकते हैं नियत दिष्ट धारा।
नियत दिष्ट धारा से मतलब है कि समय के साथ परिमाण और दिशा दोनों ही नियत रहे। अगर दिशा के साथ साथ परिमाण भी नियत है तो इस दिष्ट धारा को कह देते हैं अपन नियत दिष्ट धारा। समय के साथ परिमाण व दिशा, परिमाण व दिशा दोनों नियत रहे, दोनों नियत रहे, तो इस धारा को कहा जाता है नियत दिष्ट धारा। ये नियत दिष्ट धारा है। अब नियत दिष्ट धारा के लिए अगर अपन ग्राफी निरूपण अगर देखते हैं तो देखिए, इस अक्ष पर आपने समय स्मॉल टी को लिया है, इस अक्ष पर अपन धारा स्मॉल आई को ले रहे हैं, तो इनमें जो ग्राफ आता है वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगा। यानी कि समय के साथ ना तो धारा का परिमाण बदल रहा है, ना ही समय के साथ धारा की दिशा बदल रही है। तो ऐसी जो दिष्ट धारा है वो कहलाती है नियत दिष्ट धारा। फिर इसी में नंबर बी प्रकार है परिवर्ती दिष्ट धारा। परिवर्ती दिष्ट धारा, परिवर्ती दिष्ट धारा से तात्पर्य है कि समय के साथ दिशा तो नियत रहे लेकिन परिमाण परिवर्तित हो। समय के साथ दिशा नियत हो, यानी कि समय के साथ दिशा में तो कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है लेकिन परिमाण क्या हो, उसका परिवर्तित हो, नियत हो, तथा परिमाण उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड तथा परिमाण परिवर्तित। तो ऐसी दिष्ट धारा क्या कहलाएगी, परिवर्ती दिष्ट धारा कहलाएगी। इसका अगर ग्राफी निरूपण देखें आप तो ग्राफी निरूपण इस तरह से आएगा। इस अक्ष पर आपने समय टी को लिया है, यहाँ आपने धारा आई को लिया है, तो आपको पता है दिशा में तो चेंज नहीं आ रहा लेकिन परिमाण निरंतर चेंज अगर हो रहा है तो ये ग्राफ इस तरह से लिया जाता है। ये हो गई आपकी दिष्ट धारा। दूसरा जो प्रकार है धारा का वो है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा या शॉर्ट में कहते हैं एसी। यही अपन को इस चैप्टर में पढ़ना है, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब होता है ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ आवर्ती रूप से क्या हो, परिवर्तित हो, जिसका मान और दिशा दोनों ही समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित हो, तो उसे अपन कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। यानी क्या कहा जा सकता है, ऐसी धारा, यो कह सकते हैं आप सीधा ही, मान तथा दिशा, मान तथा दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित हो। आवर्ती मतलब एक निश्चित समय के पश्चात अपने आप को दोहराते हो। जो अगर अपने आप को निश्चित समय के पश्चात दोहराएंगे वही क्या कहलाएंगे, आवर्ती। अब देखो इसमें तो मान एक ही संभव है, दिशा नहीं बदल रही, लेकिन इसका मान पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही संभव है। यानी यूं कह सकते हो इसके धनात्मक व ऋणात्मक दोनों मान संभव है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। प्रत्यावर्ती धारा का जो स्रोत होता है उसे इस प्रकार अपन दर्शाते हैं। देखो इसके स्रोत का सिंबल यूं लिया जाता है, ये प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत का है। और दिष्ट धारा के अगर अपन स्रोत की बात करें तो इसके स्रोत का सिंबल ये लिया जाता है, ये प्लस और ये माइनस, यानी कोई सेल या बैटरी ही दिष्ट धारा का क्या है, स्रोत है। तो यहां देखो अपन ने क्या देखा, अपन ने पढ़ा है विद्युत धारा,
कि विद्युत धारा होती क्या है, आवेश के प्रवाह की दर। लिख सकते हैं अपन चाहे तो ब्रैकेट में छोटा सा कि आवेश के सतत प्रवाह की दर। किसी चालक से आवेश के सतत प्रवाह की दर, ये क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। और विद्युत धारा के दो प्रकार अपन ने जाने हैं, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा समय के साथ दिशा जिसकी नियत रहती है, जिसकी आवृत्ति क्या होती है, शून्य। प्रत्यावर्ती धारा मान और दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से जिसमें परिवर्तित होते हैं। फिर दिष्ट धारा दो प्रकार के, नियत दिष्ट धारा और परिवर्ती दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा है, अब इसके प्रकार अब जानेंगे, यूं कह सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। अब उनकी अपन चर्चाएं करेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। देखिए अपन ने अध्याय जो चैप्टर जो है वो नंबर 10 अपन ने शुरू कर दिया है, यानी यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 जिसका चैप्टर जो 9 था वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 10 अपन ने अभी स्टार्ट किया है। देखिए अपन दिष्ट धारा के टाइप जान लिए, अब अपन जानेंगे प्रत्यावर्ती धारा के, जो कि अपना चैप्टर है। तो अब लिख लें अपन एसी के विभिन्न रूप, यानी प्रत्यावर्ती धारा के विभिन्न रूप। प्रत्यावर्ती धारा के विभिन्न। प्रत्यावर्ती धारा के कई रूप है, देखो कौन कौन से। एक तो ज्यावक्रिय है, यानी कि साइन के रूप में, एक है कोसाइन के रूप में, एक है इसका रूप वर्गाकार, एक रूप है इसका त्रिभुजाकार। लेकिन अपन जो मोस्टली जिस धारा का अध्ययन करते हैं वो होता है धारा का ज्यावक्रिय रूप, यानी अपन धारा के ज्यावक्रिय रूप का ही मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं। और वो किस प्रकार की है उसको जाने, वैसे जानेंगे अपन सबके बारे में, लेकिन मोस्टली जो चैप्टर में अपन पढ़ेंगे वो होगा ज्यावक्रिय रूप। तो पहला है जो अपन पढ़ रहे हैं वो है ज्यावक्रिय रूप। देखो ज्यावक्रिय जो रूप होता है वो धारा इस प्रकार से चलती है समय के साथ। यहां इस एक्सिस पर समय t को आप ले रहे हैं, यहां इस एक्सिस पर i को ले रहे हैं, इधर i होगा और इधर भी क्या होगा, i होगा। लेकिन यहां i इधर प्लस में होगा, इधर किस में होगा, माइनस में। ये इस प्रकार चलती है। ज्यावक्रिय समीकरण को अगर आप देखें तो आप देखते हैं जहां पर एक आवर्तकाल पूरा हो जाता है, यहां ये जो समय है ये है t/4, ये हो गया है t/2, ये हो गया है 3t/4। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, यहां ये धारा का मैक्सिमम मान आ रहा है, ये प्रत्येक धारा का मैक्सिमम मान है जिसे अपन आई नोट से दर्शा रहे हैं। इस मैक्सिमम या अधिकतम मान को ही कहते हैं धारा का शिखर मान। इस मैक्सिमम मान को ही कहा जाता है धारा का शिखर मान। इसी तरह से अगर प्रत्यावर्ती वोल्टता हो तो वहां लिखा जाएगा इसे V नोट, इसे कहा जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान। फिर देखो जैसा यहाँ प्लस में आ रहा है ये, इसी तरह से मैक्सिमम मान यहाँ पर भी आएगा और ये होगा माइनस आई नोट। यहाँ पर तो प्लस आई नोट था और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस आई नोट के रूप में ये आएगा।
अब एक चीज देखिए, प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण अपन पिछले अध्याय में पढ़ चुके थे, और गौर कीजिएगा इस चीज पे, जब मैंने पढ़ाया था मैंने कहा था आयताकार कुंडली की समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा, जब अपन ने एक फॉर्मूला जो निकाला था वहां मैंने कहा था यही प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत है। याद कीजिए, वहां आपके पास इक्वेशन आई थी प्रेरित विद्युत वाहक बल की, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर एप्सिलॉन प्रेरित विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान था और एप्सिलॉन नॉट उसका शिखर मान था, वहां लिखा था ये बात। फिर आपने धारा की समीकरण लिखी थी उसी में, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर I उसकी धारा का तात्क्षणिक मान था और आई नॉट क्या था, धारा का शिखर मान था। तो बिल्कुल, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जो ज्यावक्रीय रूप होता है उसकी जो समीकरण है वो ये होती है। प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण दी जाती है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण है जिसे मैं कह देता हूं प्लस फाइ 1 के कोण के साथ ले लेते हैं। ये तो होती है प्रत्यावर्ती धारा के लिए। और अगर मैं वोल्टा की बात करूं तो आई की जगह वी कर दीजिए, तो ये हो जाता है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये अपने पास प्रत्यावर्ती धारा जो कि तात्क्षणिक, जो कि ज्यावक्रीय रूप है, उसकी समीकरणें हैं जिनको व्युत्पन्न अपन पिछले अध्याय में विद्युत चुंबकीय प्रेरण में इनको व्युत्पन्न कर चुके हैं, और वहां अपन इनकी जानकारी ले चुके हैं कि किस तरह से ये फॉर्मूले आए थे। देखो साइन के रूप में है इसलिए इसका वक्र इस तरह से आएगा, ज्यावक्रीय ग्राफ बोलते हैं। अब इस समीकरण के अंदर ये दो I और V, ये तो है धारा और वोल्टा के तात्क्षणिक मान, यानी किसी क्षण पर इस वोल्टी की वैल्यू रखो, I का मान ज्ञात कर लो। तो देखो यहां कौन क्या क्या है, ये तो इनकी समीकरण है। यहां I व V क्रमशः है धारा व वोल्टा के तात्क्षणिक मान है। फिर बात करें अपन I नोट वे V नोट, ये धारा और वोल्टा के कैसे हैं, अधिकतम मान। देखो ये अधिकतम मान आ रहा है, यहां से चला, ये मैक्सिमम यहां हो गया, तो ये जो मैक्सिमम मान आ रहा है धारा का, इसे ही कहते हैं धारा का शिखर मान। इसी तरह का वक्र सेम किसका आएगा, वोल्टा के साथ, उसमें भी यहां क्या बन जाएगा, I नोट के स्थान पर V नोट बन जाएगा। तो देखिए I नोट व V नोट, क्रमशः है धारा व वोल्टता के शिखर मान। धारा व वोल्टता के कैसे हैं भाई, ये दोनों शिखर मान, यानी उसकी पीक वैल्यू है, शिखर मान कह दो यानी कि पीक वैल्यू, उसकी क्या है, ये पीक वैल्यू है। अब इसी समीकरण में अपन और देखें भी आगे क्या क्या है। ये जो आप देखिएगा ओमेगा टी प्लस 5 आ रहा है, यह इक्वेशन आ रहा है ओमेगा टी प्लस 5, और इसी तरह से दूसरी जो वोल्टा की समीकरण है इसमें आ रहा है ओमेगा टी प्लस 5। इनको कहा जाता है कला, इनको कहा जाता है कला, यानी कि ये तो है धारा की कला और ये किसकी कला है, वोल्टा की कला। धारा की कला ओमेगा टी प्लस 5 और वोल्टा की कला है ओमेगा टी प्लस 5 और ये जो ओमेगा टी है इसे कहते हैं तात्क्षणिक कला। ये कहलाती है तात्क्षणिक कला। ये बेसिक चीजें हैं जो आप अभी यहीं के साथ साथ ही से जान लें। ओमेगा टी कहलाती है तात्क्षणिक कला। और अगर फाई को कहा जाए तो जो फाई है वो कहलाता है प्रारंभिक कला। अगर मैं इसे केवल फाई कह रहा हूं तो ये है प्रारंभिक कला। अब एक चीज फिर ध्यान देने की, देखो फिर से ध्यान दो, मैंने क्या कहा,
प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता के ताक्षणिक मान इन समीकरणों से दिए जाते हैं। ये समीकरण है प्रत्यावर्ती धारा के ताक्षणिक मान की और ये समीकरण है प्रत्यावर्ती वोल्टता के ताक्षणिक मान की, जिसमें I प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक मान है, V प्रत्यावर्ती वोल्टता का ताक्षणिक मान है, I नोट प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है, V नोट प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान है। फिर इन्हीं समीकरणों में ओमेगा टी प्लस फाई वन और ओमेगा टी प्लस फाई टू इन्हें कहते हैं कला, जिसमें ओमेगा टी है ये कहलाती है ताक्षणिक कला। भाई है तो ये कला, ध्यान देंगे ये ओमेगा टी प्लस फाई वन और ओमेगा टी प्लस फाई टू ये दोनों ही क्या है, कला है। ये दोनों ही कला है, लेकिन इस ओमेगा टी प्लस फाई वन के अंदर जो ओमेगा टी है उसे कहते हैं ताक्षणिक कला, और जो फाई है यानी फाई वन और फाई टू के रूप में है इसे कहते हैं प्रारंभिक कला। यानी ओमेगा टी प्लस फाई वन के अंदर ओमेगा टी तो है ताक्षणिक कला और फाई वन जो है वो है प्रारंभिक कला। और अगर कहा जाए कि इसमें कलांतर ज्ञात कीजिए तो कलांतर का एक तरीका ध्यान रखें कि V की कला में से I की कला को आप घटा दीजिए, यानी कि वोल्टता की कला में से अगर अपन धारा की कला को घटा देंगे तो ये जो डिफरेंस आएगा यही कहलाएगा कलांतर। यानी कि एक लाइन ये भी अपन नोट कर लीजिए, कलांतर। और इस कलांतर का मतलब है V की कला माइनस I की कला, V की कला माइनस I की कला, यानी कि वोल्टता की कला में से धारा की कला को आप घटा दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, कलांतर। इस समीकरण के लिए एक चीज देखिए, जब t इजिकल टू 0 है तो धारा का मान क्या है, 0, और जब t इजिकल टू t/4 है तो धारा का मान अधिकतम है। t/2 पर धारा का मान पुनः 0 है और 3t/4 पर धारा का मान फिर अधिकतम है लेकिन विपरीत दिशा में यानी ऋणात्मक है। फिर t पर धारा का मान पुनः 0 है। इस ग्राफ से आप इस चीज का ध्यान रखें। वापस मैं बोल रहा हूं, जब स्मॉल t का मान t/4 है यानी कि आवर्त काल का चौथा भाग है, t/4 है, तो ऐसी स्थिति में धारा का मान क्या है, अधिकतम है। और जब t/2 है समय का मान तो धारा का मान 0 हो गया। फिर उसके बाद 3t/4 पर अधिकतम हो गया। यहां आप देख रहे हैं इस समय के ऊपर, यहां पर भी ऐसे ही आएगा। 3t/4 पर धारा का मान अधिकतम है लेकिन ऋणात्मक दिशा में, फिर t पर वापस 0 हो गया, फिर इस तरह से फिर अधिकतम होगा, फिर 0 होगा, और ये ग्राफ इस तरह से चलता रहेगा। तो यहाँ अपन ने पहली जो धारा के विभिन्न रूप है उसमें सबसे पहली जिस धारा की अपन ने चर्चा की है वो है ज्यावक्रीय रूप धारा का, ज्यावक्रीय रूप, और इसी को अपन डिटेल से पढ़ना है इसलिए आप इसे अच्छे से ध्यान रखें। अब दूसरे रूप की अपन बात करेंगे वो है वर्गाकार धारा। तो इस धारा से जो अपने पास रिजल्ट आ रहे हैं वो आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं, t स्मॉल t इजिकल टू 0 पर I इजिकल टू क्या है, I नोट। स्मॉल t इजिकल टू t/4 पर स्मॉल t इजिकल टू 0 पर I इजिकल टू भी क्या है, 0। देखो स्मॉल t इजिकल टू 0 पर I इजिकल टू क्या है, 0, और स्मॉल t इजिकल टू t/4 पर I इजिकल टू क्या आएगा, I नोट, और स्मॉल t इजिकल टू t/2 पर I इजिकल टू फिर से 0, और स्मॉल t इजिकल टू 3t/4 पर I इजिकल टू माइनस I नोट, और स्मॉल t इजिकल टू कैपिटल T पर I इजिकल टू 0। चलो लिख देते हैं अपन इसे भी ताकि आपको भ्रम किसी भी तरह का ना रहे। देखें स्मॉल t इजिकल टू 0 पर I इजिकल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर स्मॉल t इजिकल टू t/4 पर I इजिकल टू क्या आ रहा है, I नोट, यानी कि धारा का शिखर मान आ रहा है। फिर स्मॉल t इजिकल टू t/2 पर I इजिकल टू फिर से क्या आ गया है, 0 आ गया है। फिर देखें स्मॉल t इजिकल टू 3t/4 पर I इजिकल टू
माइनस आई नोट, यानी धारा का शिखर मान तो आ रहा है लेकिन कैसा आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। एवं ये लो एक चक्कर पूरा हो गया, स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी पर आई इज इक्वल टू फिर से क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो ये अपन ने प्रत्यावर्ती धारा के विभिन्न रूप के अंदर पहला रूप अपन ने जो जान लिया है वो है जावक्रीय रूप। अब अपन सेकंड जिस रूप की अपन बात करेंगे वो रूप है वर्गाकार धारा। देखिएगा नंबर सेकंड, वर्गाकार धारा, या यूं कह सकते हैं स्क्वायर करंट। देखो वर्गाकार धारा किस तरह से है, ये एक वर्ग के रूप में, यहां इस अक्ष पर अगर मैं समय t को ले रहा हूं तो ये धारा इस तरह से, यहां हो गया, यहां धारा का शिखर मान यानी कि जिसे अपन कहते हैं आई नोट, आई इस दिशा में है अपन ले रहे हैं, और यहाँ पर धारा का शिखर मान लेकिन माइनस में होगा। अब यहाँ अपन क्या देख रहे हैं, ये है t/2 और ये हो गया है t। अब देखिए इस वर्गाकार धारा के अंदर होता क्या है, देखो 0 से t/2 तक धारा का मान फिक्स है, और वो जो फिक्स या नियत जो मान है वो मान है आई नोट। 0 से t/2 तक धारा का एक नियत मान चल रहा है आई नोट। फिर उसके पश्चात t/2 पर तात्कालिक तुरंत प्रभाव से ये मान क्या हो गया, 0 हो गया, और 0 होकर के ये मान प्राप्त कर लेता है माइनस आई नोट। तत्काल 0 होकर के तत्काल क्या मान प्राप्त कर लेता है, आई नोट प्राप्त कर लेता है, और ये t/2 से t तक आई नोट ही बना रहता है, यानी माइनस आई नोट बना रहता है। ये इसकी विशेषता है। यानी यो कह सकते हैं t से जो समय है उसका मान 0 से t/2 है, 0 से t/2 का जो टाइम है इसके बीच में i का मान किसके इक्वल है, आई नोट का, और t/2 से जो t है, t/2 से जो t है समय, उसमें धारा का मान है माइनस आई नोट। देखो ये जो धारा है अपन दूसरे जो अन्य रूप पढ़ रहे हैं, जैसे वर्गाकार रूप पढ़ रहे हैं, त्रिकोणीय रूप है, ये केवल अपन के रूप पढ़ रहे हैं, इनकी डिटेल्स अपन नहीं पढ़ेंगे। अपने कोर्स में जो डिटेल दे रखी है वो है केवल जावक्रीय, यानी अपन जो मान ज्ञात करेंगे औसत मान, वर्ग माध्य मूल मान, वो केवल जावक्रीय धारा के लिए ही ज्ञात करेंगे। वर्गाकार धारा और त्रिकोणीय धारा के लिए भी ज्ञात किए जा सकते हैं और ज्ञात किए भी जाते हैं, परंतु अपन अपने सिलेबस की बात करें तो अपने सिलेबस में अपन केवल जावक्रीय धारा के लिए ही ये मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसके लिए अपन क्या कह सकते हैं, वर्गाकार धारा के लिए जो कह सकते हैं 0 से t/2 तक, 0 से t/2 तक धारा का मान मैक्सिमम रहता है, तक धारा का मान अधिकतम रहता है, यानी कि उसका शिखर मान रहता है। कब तक, 0 से t/2 तक धारा का मान कैसा रहता है, अधिकतम रहता है। तथा t/2 पर तत्काल माइनस आई नोट होकर t तक बना रहता है, तत्काल आई नोट देख लो आप। तथा t/2 पर तत्काल माइनस आई नोट होकर, आई नोट से क्या बन गया, तत्काल माइनस आई नोट, तथा t/2 पर तत्काल माइनस शून्य से t/2 तक धारा का मान अधिकतम रहता है। अधिकतम मान को किससे शो कर रहे हैं अपन भाई, आई नोट से, अधिकतम यानी कि आई नोट रहता है। तथा t/2 पर तत्काल माइनस आई नोट होकर
तत्काल माइनस आई नोट होकर कहां तक, t/2 से कहां तक, t तक, यानी कैपिटल टी तक, कैपिटल टी तक बना रहता है। माइनस आई नोट होकर कैपिटल टी तक बना रहता है। ये लीजिए, कैपिटल टी तक ये मान क्या है, बना रहता है। और पुनः कैपिटल टी पर फिर कैसा हो गया है, शून्य। और पुनः कैपिटल टी पर शून्य हो जाता है। ये लीजिए, ये अपन ने धारा के बारे में लिख दिया कि यहां पर इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है। अर्थात इसको अगर अपन गणितीय रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं कि जब जो समय है, यानी कि जो स्मॉल टी है, अगर स्मॉल टी का मान 0 से ज्यादा या 0 के बराबर है, स्मॉल टी का मान 0 के ज्यादा या 0 के क्या है, बराबर है, या यूं कह सकते हैं t/2 से कम या t/2 के बराबर है, यानी जब समय का मान 0 से t/2 के बीच में है या उन पर भी है, तो ऐसी स्थिति में जो धारा आई है उसका मान क्या रहता है, आई नोट रहता है। एंड अगर अपन बात करें t/2 से कहां तक, t तक, यानी कि जब समय t/2 से, t/2 और किसके बीच में है भाई, ये t के बीच में, यानी जब समय t/2 से तो क्या हो, ज्यादा हो या t/2 हो, अथवा यूं कह सकते हैं कैपिटल टी से कम हो या उसके बराबर हो, तो ऐसी स्थिति पर I = क्या होता है, माइनस आई नोट। तो ये अपन वर्गाकार धारा के बारे में टिप्पणी कर सकते हैं या उसके बारे में लिख सकते हैं। तो अपन ने दो प्रकार से जान लिया है, पहली जान ली है अपन ने जावक्रीय धारा, दूसरे प्रकार की जान ली है वर्गाकार। अब तीसरी अपन जानेंगे त्रिकोणीय धारा। नंबर 3, तीसरा प्रकार है प्रत्यावर्ती धारा का त्रिकोणीय रूप, त्रिकोणीय रूप या त्रिकोणीय धारा। देखिए, त्रिकोणीय धारा को अपन किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफीय निरूपण कैसा है उसका। इस एक्सिस पर आपने समय को लिया है, यहां धारा को ले रहे हैं। ये किस प्रकार से चलती है, देखो इस प्रकार से, जो इस प्रकार आ रही है। तो अब आप इसमें गौर कीजिएगा। देखो अपन क्या देख रहे हैं, ये धारा का शिखर मान है आई नोट, इधर भी यह धारा का शिखर मान ही आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आई नोट, बिल्कुल इस तरह से। यहां आप समय को देखिए, यहां समय है t/4, ये है t/2, फिर यहां समय है 3t/4, और फिर यहां समय हो गया है वापिस से कैपिटल टी। ये ठीक वैसे ही है जैसा कि आपने सरल अवगति वगैरह पढ़ी हो, उसमें जावक्रीय था पूरी तरह से, तो जावक्रीय रूप अपन ने जाना था। अब देखिए, यहां अपने पास ये जो धारा है, इस धारा के अंदर आप देखिए, त्रिकोणीय धारा के अंदर इसमें अपन क्या देख रहे हैं कि जब समय का मान शून्य है तो धारा का मान भी शून्य है। जैसे जैसे समय बढ़ा, धारा का मान रेखिक रूप से बढ़ा। गौर करना, जैसे जैसे समय बढ़ा, धारा का मान रेखिक रूप से बढ़ा, और t/4 समय पर धारा का अधिकतम मान प्राप्त हो गया, जिसे अपन ने शिखर मान आई नोट कह दिया। t/4 पर, t/4 के बाद जब समय और बढ़ा तो धारा का मान रेखिक रूप से घटा, और t/2 पर शून्य होकर के और बढ़ते बढ़ते 3t/4 के ऊपर फिर अधिकतम हो गया, लेकिन कैसा हो गया, ऋणात्मक, और उसके पश्चात t पर क्या हो गया, शून्य हो गया। तो ये इसके बारे में हो गया। तो अब देखिए, ये जो चीज मैंने बोली है इसी को अपन अब नोट कर लेते हैं कि अपन क्या कह रहे हैं, त्रिकोणीय धारा। इसमें किसमें, त्रिकोणीय धारा में।
इसमें धारा का मान, इसमें धारा का मान शून्य, शून्य समय पर शून्य से प्रारंभ होकर, इसमें धारा का मान शून्य समय पर शून्य से प्रारंभ होकर, इसमें धारा का मान शून्य समय पर शून्य से प्रारंभ होकर रेखिक रूप से बढ़ते हुए, प्रारंभ होकर रेखिक रूप से बढ़ते हुए, रेखिक रूप से बढ़ते हुए T/4 समय पर I नोट हो जाता है, बढ़ते हुए T/4 समय पर अधिकतम, और समय पर अधिकतम, यानी कि उसे अपन क्या कहते हैं, I नोट हो जाता है। ये इस T/4 समय पर इसका मान अधिकतम I नोट हो जाता है। T/4 से फिर ये रेखिक रूप से घटेगा, कहां तक, T/2 तक, पर क्या हो जाएगा, शून्य। अब देखो T/4 से रेखिक रूप से घटते हुए, रेखिक रूप से घटते हुए T/2 पर, T/4 से रेखिक रूप से घटते हुए T/2 पर शून्य होता है, 2 पर शून्य होता है। ये यह शून्य हो गया। फिर T/2 से फिर आगे क्या होगा, इसी प्रकार T/2 से ऋणात्मक दिशा में हो जाएगा। अब देखो T/2 से 3T/4 तक, T/2 से 3T/4 तक ये क्या है, ऋणात्मक दिशा में बढ़ते हुए क्या होगा, मैक्सिमम मान प्राप्त कर लेगा। तो अपन लिख सकते हैं इसी प्रकार T/2 से, इसी प्रकार T/2 से ऋणात्मक दिशा में बढ़ते हुए, T/2 से ऋणात्मक दिशा में, इसी प्रकार मतलब रेखिक रूप से ऋणात्मक दिशा में बढ़ते हुए, ऋणात्मक दिशा में बढ़ते हुए 3T/4 पर -I नोट, यानी कि धारा का अधिकतम मान, लेकिन कैसा होगा, ऋणात्मक, और अंत में T पर कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाता है, और अंत में कैपिटल T पर शून्य हो जाता है। बिल्कुल जो ग्राफ में था दिख रहा है वही अपन ने यहाँ ऐसे कैसे उतार दिया, लिख दिया इसको। अब एक चीज देखिएगा, इसको अगर अपन गणितीय रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, इसका मतलब स्मॉल t = अगर 0 है तो इस पर I की वैल्यू कैसी आ रही है भैया, देखो स्मॉल t = 0 पर I की वैल्यू भी क्या आ रही है, 0 आ रही है। फिर स्मॉल t = T/4 पर, T/4 पर I की वैल्यू अगर अपन देखें तो कितनी आ रही है, मैक्सिमम, और वो कितनी है, I नोट है। और स्मॉल t = T/2 पर अगर आप देखें तो I की वैल्यू फिर क्या आ गई है, 0 आ गई है। फिर अगर मैं बात करूं स्मॉल t = 3T/4 पर, तो I = क्या हो गई है, -I नोट, और स्मॉल t = कैपिटल T पर बात करूं तो I = फिर से क्या हो गई, 0, यानी कि 0 और मैक्सिमम, 0 और शिखर मान के बीच में क्या कर रही है, एक तरह से गति कर रही है। ये अपन ने जान लिए है प्रत्यावर्ती धारा के प्रकार। तो देखिए अपन ने क्या क्या जाना, सबसे पहले अपन ने जाना है कि धारा है क्या। धारा के फिर दो प्रकार देखे, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा के भी फिर दो प्रकार देखे अपन ने, नियत और परिवर्तित। फिर प्रत्यावर्ती धारा की भी अपन ने बातें करी
प्रत्यावर्ती धारा के फिर अपने 3 रूप देख लिए हैं। पहला जावक्रिय जो अपने कोर्स का पार्ट है, फिर वर्गाकार और फिर त्रिकोणीय रूप। एक और होता है कोसाइन के रूप में, यानी कोस के रूप में जो चलता है, वहां साइन के स्थान पर क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा, जो अपनी बुक में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन काम में आता है। ध्यान रहे, काम में आता है। अब अपन बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा के ताक्षणिक मान को अपन ने जान लिया। फिर किसी क्षण पर जो धारा का मान होता है उसे कहा जाता है धारा का ताक्षणिक मान, और जो धारा का अधिकतम मान होता है उसे कहा जाता है धारा का शिखर मान। तो ताक्षणिक शिखर मान जानने के बाद अब अपन बात करेंगे धारा के औसत मान की। तो ध्यान रहे, जो अपन औसत मान निकालेंगे, वर्ग माध्य मूल मान निकालेंगे, या जो भी अपन गणितीय क्रियाएं देखेंगे वो सारी जावक्रीय धारा के लिए ही करेंगे। तो देखिए, प्रत्यावर्ती जावक्रीय धारा के औसत मान, प्रत्यावर्ती जावक्रीय धारा के औसत मान, इनकी अपन चर्चाएं कर रहे हैं। अब इसमें नंबर ए, औसत मान दो तरह से लेंगे अपन, एक तो पूर्ण चक्र के लिए और एक अर्ध चक्र के लिए। तो नंबर ए अपन बात कर रहे हैं पूर्ण चक्र के लिए। तो देखिएगा, पूर्ण चक्र के लिए अगर अपन बात करें तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा को आप इस प्रकार से, जावक्रीय धारा को यो प्रेजेंट करते हैं अपन। यो इस प्रकार से पूर्ण चक्र होता है। यहां आपने समय को लिया हुआ है, इस एक्सिस पर धारा है, इधर भी धारा है लेकिन नेगेटिव है। यहाँ ये धारा का कैसा मान आ रहा है, शिखर मान आई नोट आता है। अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो समय है वो तो है t/4, और ये होता है t/2, और ये होता है 3t/4, और यहाँ ये जो समय है वो है कैपिटल T। आप क्या देख रहे हैं कि प्रथम अर्ध चक्र में, यानी 0 से t/2 तक तो धारा का मान कैसा है, धनात्मक है, और अगले अर्ध चक्र में यानी t/2 से t तक धारा का मान उतने ही मान का, लेकिन कैसा है, ऋणात्मक है। क्या कहा मैंने, प्रथम अर्ध चक्र में धारा का मान धनात्मक है, और अगले अर्ध चक्र में धारा का उतने ही मान, उतने ही परिमाण का, लेकिन क्या है, ऋणात्मक है। तो इसका मतलब एक पूर्ण चक्र में इसका औसत मान क्या हुआ, 0 हुआ। इसको, ये तो अपन ने थ्योरेटिकल बात कर ली। अगर अपन इसकी बात करें कि इसे गणितीय रूप से भी सिद्ध किया जा सकता है तो अपन सिद्ध करेंगे। तो देखिए, नंबर ए अपन बात कर रहे हैं पूर्ण चक्र के लिए। तो देखो, प्रथम अर्ध चक्र, प्रथम अर्ध चक्र में, अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का, प्रथम अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान धनात्मक, प्रथम अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान धनात्मक एवं अगले अर्ध चक्र में उतने ही मान का, अगले अर्ध चक्र में उतने ही परिमाण का, उतने ही परिमाण का, परंतु ऋणात्मक मान होता है। क्या कहा मैंने, प्रथम अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान धनात्मक एवं अगले अर्ध चक्र में उतने ही परिमाण का परंतु ऋणात्मक मान होता है। अतः एक पूर्ण चक्र
अतः एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, या इसे कह दीजिए आप इसका माध्य मान, शून्य होता है। ये लीजिए, ये तो अपन लिख लिया। इसका मतलब प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र के अंदर औसत मान कैसा होता है भैया? शून्य होता है। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या हुआ? शून्य हुआ। अब अपन इसकी गणितीय विवेचना करके देखें। गणितीय विवेचना, अगर इसे अपन गणितीय रूप से प्रूफ करना चाहें तो देखिए, धारा के औसत मान को मैं दर्शा रहा हूं आई बार से। तो ये औसत निकालने का मैंने तरीका क्या बताया आपको? 0 से लेकर के t तक समाकलन हो जाएगा किसका? आई का। ये लो आई डी टी, और उसमें भाग चल जाएगा 0 से t तक dt का। बस ये इसका औसत मान हो गया। एक सिंपल सा तरीका और है मेरे पास साइड में, देखो यहां आपको बता दूं, आई एवरेज इज इक्वल टू, मैं क्या जानता हूं, देखो धारा का तात्क्षणिक मान ये होता है, तात्क्षणिक मान। धारा का तात्क्षणिक मान क्या है? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। धारा का तात्क्षणिक मान क्या है? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मैं इसका औसत मान देखूं, इसलिए औसत मान, तो देखिए आई बार इज इक्वल टू, देखो आई नॉट तो कांस्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम मान है, लेकिन वेरी कौन कर रहा है? साइन ओमेगा टी। तो ये लीजिए, इसका औसत आ गया। और आपको मैंने इसी चैप्टर को स्टार्ट करने से जस्ट पहले आपसे कहा था कि साइन कोस साइन 2 ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, इनके औसत मान क्या होते हैं? शून्य होते हैं। अगर ये औसत मान शून्य है तो ये लो आई बार इज इक्वल टू 0 हो गया। ये प्रूफ आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, मैंने ऐसे भी कर दिया। अब मैं तीसरा ऐसे और बताता हूं। अब देखिएगा, अब मैं इसे हल कर लेता हूं। चलो पूरा हल करके बता दूं। 0 से लेकर के t तक आई का मीन्स क्या है? आई नोट साइन ओमेगा टी, क्योंकि धारा का तात्क्षणिक मान का फॉर्मूला यही होता है। अपन पिछले चैप्टर में सिद्ध कर चुके थे कि आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी धारा का तात्क्षणिक मान है। ओमेगा टी डी टी अपोन में 0 से लेकर के t तक डी टी। अब फिर मैं इसे आगे यहां सोल्व कर रहा हूं, तो देखिए आई बार इज इक्वल टू, यहां आई नोट को बाहर कर दीजिए, 0 से लेकर के t तक साइन ओमेगा टी डी टी अपोन में 0 से t तक, और ये है dt। अब आप बताएं, ये भी मैं चैप्टर के स्टार्टिंग बता चुका, 0 से t तक साइन ओमेगा टी dt अपोन में 0 से t तक dt इज इक्वल टू क्या होता है? 0। तो ये पूरा पद 0 हो गया, तो आई नोट गुणा करते क्या हो गया? ये भी 0 हो गया, यानी शून्य आ गया। चलो इसे अपन हल कर ही लेते हैं, पूरा प्रूफ कर लेते हैं कि ऐसा होता है। तो देखो ये साइन ओमेगा टी, साइन का समाकलन क्या होता है? माइनस कोस, और टी के साथ कौन है? ओमेगा। तो ये देखिए इसका समाकलन बन जाएगा माइनस कोस ओमेगा टी अपोन में ओमेगा 0 से लेकर के टी तक। ये लो, ये इसका आपने समाकलन कर दिया है। अब इधर आ जाओ, dt का समाकलन क्या होगा भैया? t 0 से लेकर के t तक। अब इसे अपन हल करते हैं, वही आंसर आता है कि जो अपन ने दो तरीकों में देखा है। देखो अब इसको आपको हल करते हुए क्या लिखने आना है? आई बार इज इक्वल टू, यहां ओमेगा को बाहर कीजिए, माइनस को भी, माइनस आई नोट अपोन में ओमेगा, यहां रह गया है मेरे पास कोस ओमेगा टी, 0 से लेकर के टी तक की लिमिट है। अपोन में देखो, हाँ इसकी लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? कैपिटल टी माइनस 0, यानी कि कैपिटल टी हो गया ये भी। फिर देखिए ये हो गया है माइनस आई नॉट ओमेगा टी
फिर देखें कोस ओमेगा का मीन्स होता है 2 पाई अपॉन में टी, ये तो अपन भली बात ही जानते हैं, ये स्मॉल टी, जीरो से लेकर के कैपिटल टी तक। देखो समाकलन को हल कर लिया है, थोड़ा सा बड़ा स्टेप बन गया है, आपको जो उचित लगे आप उस तरीके से अपना सकते हैं। मैंने तीनों तरीके आपको बता दिए, ग्राफ से भी वैसे भी बता दिया है और एक सिंपल ये भी बता दिया है, ये भी जो बुक में आपने दे रखा है वो भी मैंने बता रहा हूँ आपको। माइनस आई नोट ओमेगा टी, लिमिट पुट कीजिए कोस 2 पाई अपॉन में टी, स्मॉल टी के स्थान पर पहले तो आ गया कैपिटल टी, फिर माइनस कोस 2 पाई अपॉन में टी और ये आ गया है 0। अब देखिएगा आपके पास क्या बच रहा है, माइनस आई नोट ओमेगा टी, कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल हो गया है, तो यहां मेरे पास रह गया है कोस 2 पाई माइनस ये हो गया है 0 कोस 0, ये लो। अब इनकी वैल्यूज तो अपन जानते ही हैं कि कोस 2 पाई की वैल्यू क्या होगी और कोस 0 की वैल्यू क्या होगी।